इससे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं हो सकती दोस्तों। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वो शेख हसीना जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं। जी हां, बांग्लादेश बार बार यह अपील कर रहा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए, मगर भारत ने अभी तक उन तमाम मांगों को खारिज कर दिया है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसे कि आप सीएनएन में देख सकते हैं, Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death after crimes against humanity conviction। सरल शब्दों में कहा जाए, मानवता के प्रति अपराध, ये आरोप और ये गुनाह साबित हुआ है। और इसी के चलते वहां की एक अदालत के 3 जजों ने एक राय में यह फैसला सुनाया कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, लिहाजा उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। शेख हसीना, जिनके पिता मुजीबुर रहमान को उस वक्त मौत की घाट उतार दिया गया था और कम से कम 6 साल वो देश से दूर रही थीं, और आज बिल्कुल अपने पिता की तरह वो मौत का सामना कर रही हैं। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला दरअसल क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके वो आ रहा है। ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। यह न्यायाधिकरण उन्हें दोषी पाता है। उन्होंने घातक हथियारों, हेलीकॉप्टर के उपयोग करने के आदेश जारी करके मानवता के खिलाफ अपराध किए। आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना वरिष्ठ कमांडिंग पद पर थीं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून गवाह बन गए थे और उन्होंने पूरा खुलासा किया था। सबूत देने के लिए उन्हें माफ कर दिया गया है। उनसे गवाह के रूप में पूछताछ की गई। आईजीपी के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन उसके खुलासे को ध्यान में रखते हुए हम उसे दोषी ठहराते हैं और उसे कम सजा देते हैं। और इस वक्त बांग्लादेश में माहौल अफरा तफरी का है दोस्तों, जबरदस्त अफरा तफरी का है। उनके बेटे कह रहे हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा। उनके बेटे यह भी कह रहे हैं कि अगले चुनाव जो होने वाले हैं, और अगर अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो बांग्लादेश की सड़कों पर खून बहेगा। इस वक्त वहां हालात कितने तनावपूर्ण हैं, आपके स्क्रीन पर सीएनएन क्या कह रहा है। हसीना के फैसले को लेकर बांग्लादेश में हिंसक माहौल है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। राजधानी ढाका में 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि उनके बेटे क्या कह रहे हैं, मगर हम सबकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लिहाजा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शेख हसीना को भारत में क्यों शरण लेनी पड़ी थी। मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जब उनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद हुई थी। एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के जनक, उनके राष्ट्रपिता, उनकी जो मूर्ति है, उनकी जो तस्वीर है, उसे किस तरह से तबाह किया जा रहा है। और यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो निहायत ही शॉकिंग थी, क्योंकि मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता कहे जाते थे। मुजीबुर रहमान वो शख्स थे, याद कीजिएगा, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यानी ईस्ट पाकिस्तान था, तब पाकिस्तानी ज्यादतियों के खिलाफ वहां पर आंदोलन हुआ था और मुजीबुर रहमान उसका चेहरा थे 1971 में। और बात यहां नहीं रुकती। जो अगला वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यह आपको याद दिलाएगा इराक की। आपको याद होगा इराक में किस तरह से सद्दाम हुसैन की जो मूर्ति थी उसे गिरा दिया गया था क्रेन के जरिए, और यहां पर भी आप देख सकते हैं क्रेन के जरिए किस तरह से मुजीबुर रहमान की जो पूरी मूर्ति है उसे गिराया जा रहा है। यह वीडियो अपने आप में बहुत शॉकिंग है, और यह शॉकिंग इसलिए है क्योंकि मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता थे, मुजीबुर रहमान फ्रेंड ऑफ इंडिया थे। और यह तस्वीर भारत के लिए भी एक बहुत ही करारा झटका है, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया मानी जाती हैं, शेख हसीना भारत समर्थक मानी जाती हैं, और अब उनकी जगह जो लोग ले रहे हैं उनकी सोच भारत विरोधी है। उनके नेतृत्व में इस वक्त, जैसे कि आप जानते हैं, जब यह पूरा प्रदर्शन हो रहा था तो बांग्लादेश के कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। कई जगहों पर हिंदुओं पर भी अत्याचार हुआ था,
और यह बात भारत किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकता। अब मैं आपके सामने तीसरी तस्वीर पेश करना चाहता हूं दोस्तों। यह तीसरी तस्वीर भी एक बहुत बड़ी हकीकत थी बांग्लादेश में इस तख्तापलट की। आप देख सकते हैं लोग कितने बड़े पैमाने पर लूट खसूट कर रहे हैं। जी हां, इस तरह की तस्वीरें भी लगातार बांग्लादेश से सामने उभर कर आई, जब लोग जो हैं आंदोलन की जगह इस तरह की लूट खसूट कर रहे थे। और अंत में दोस्तों, ये वो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर जो सही मायने में बांग्लादेश के तख्ता पलट को एक तस्वीर के जरिए रिप्रेजेंट करती है, उसे पेश करती है। इस बीच उन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। शेख हसीना ने इस फैसले को कानूनी मजाक बताया और कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनका कहना था कि ट्रायल पक्षपाती था और उन्हें अपनी बात रखने का न्यायपूर्ण मौका ही नहीं दिया गया। हसीना ने इंसानियत के खिलाफ अपराधों के सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा, मुझे परवाह नहीं, जान अल्लाह ने दी है, वही लेगा। उन्होंने पेश किए गए सबूतों को भी खारिज कर दिया और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल को कंगारू कोर्ट बताया। हसीना ने बांग्लादेश से निकाले जाने और भारत में शरण लेने की मजबूरी पर दुख जतलाया। उन्होंने अपने परिवार के ऐतिहासिक घर को ढहा दिए जाने का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं और लोकतंत्र पर राज्य प्रायोजित हमला कराया। अपने बयान में उन्होंने साफ कहा कि वो इस राजनीतिक साजिश से तैयार किए गए फैसले के आगे झुकने वाली नहीं हैं और ऐसे ट्रायल को भी नहीं मानती जिसे वो पूरी तरह से धांधली वाला बताती हैं। शेख हसीना के बेटे उग्र हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और आवामी लीग को इससे दूर नहीं रखा जा सकता। और जाहिर सी बात है कि उनकी मां को जो फांसी की सजा सुनाई गई है वो इसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि रविवार को कई जगहों पर हिंसा हुई। आवामी लीग के समर्थक सड़क पर थे और वो इसका विरोध कर रहे थे। उनके बेटे का क्या जवाब है आपके स्क्रीन पर। रविवार को हसीना के बेटे ने रॉयटर्स से कहा कि अगर उनकी पार्टी पर लगा बैन नहीं हटाया गया तो उनके समर्थक अगले साल होने वाले चुनावों को रुकवा देंगे। उसने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हम अवामी लीग के बिना चुनाव होने नहीं देंगे, हमारे विरोध और मजबूत होंगे और जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ नहीं किया तो चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंसा होने की पूरी संभावना है, टकराव तो होंगे ही। हसीना का राजनीति का सफर एक ऐसी कहानी है जिसमें त्रासदी भी है, निर्वासन भी और सत्ता भी, और ये सब उनके देश के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने काफी आर्थिक तरक्की देखी, लेकिन साथ ही उन पर भ्रष्टाचार, लोकतंत्र और कमजोर करने, तानाशाही रवैये और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, 1975 जब उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को फांसी चढ़ा दी जाती है, तब न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और शेख हसीना के 3 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तब शेख हसीना अपने परिवार के चुनिंदा सदस्यों के साथ देश छोड़कर भाग जाती हैं। लौटती हैं 1981 में, जब बांग्लादेश की जनता बाहें फैलाकर उनकी स्वागत करती है। उनका कारवां लगातार बढ़ते रहता है, मगर फिर एक ऐसा दौर आता है जब वो मानवाधिकार को कुचलने लगती हैं, जब लोगों की बात स्वीकार नहीं करती हैं, और नतीजा आपके सामने। उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और फिर वो आंदोलन उनके तख्ता पलट तक पहुंच गया। गौर फरमाए दोस्तों, अब तक की जो ताजा घटनाक्रम है वो क्या है। बांग्लादेश की बर्खास्त की गई प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर पिछले साल हुए छात्र प्रदर्शनों को हिंसक तौर पर दबाने और इंसानियत के खिलाफ अपराधों का दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला आया है, जिसकी वजह से उनकी सरकार भी गिर गई थी। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, जो बांग्लादेश की घरेलू युद्ध अपराध अदालत है, कि 3 जजों की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि हसीना ने कानून व्यवस्था वाली एजेंसियों द्वारा की गई सैकड़ों फर्जी एनकाउंटर और गैर कानूनी हत्याओं को बढ़ावा दिया है। जैसे ही जजों ने फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में मौजूद पीड़ितों के परिवारों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। छात्रों को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था दोस्तों, यानी कि बांग्लादेश का जेन जी मैदान में है।
और यही वजह है दोस्तों, जब जेनजी शब्द का जिक्र भारत में किया जाता है और राहुल गांधी इसका जिक्र करते हैं, तब सरकार और गोदी मीडिया उन पर प्रहार करता है। क्योंकि चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश, इन दोनों जगहों पर वहां पर जो तख्ता पलट हुआ है, वो तख्ता पलट किया है वहां के युवाओं के मुद्दों ने। क्योंकि आज की तारीख में शेख हसीना को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है? वो इसलिए सुनाई गई है क्योंकि शेख हसीना ने जो छात्रों को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, उसे हिंसक तौर पर कुचलने की कोशिश की थी। इसके अलावा समानांतर तौर पर मानवाधिकार के हनन को लेकर उनके खिलाफ ढेरों केसेस चल रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, एक एक करके उनके गुनाहों का हिसाब हो रहा है और परिणाम आपके साथ है। भारत के लिए चुनौती बहुत मुश्किल होने वाली है दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस वक्त शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, भारत में एक सुरक्षित स्थान में है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब शेख हसीना एक विमान में सवार होकर भारत आई थी, तब उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन में उतरा था और काफी दिनों तक वो उसके आसपास ही एक सेफ हाउस में थी, एक सुरक्षित स्थल में थी। उसके बाद वो कहां है कोई नहीं जानता। भारत उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए है और वजह भी साफ है, क्योंकि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार साथ दिया है। मगर कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हुआ है, वो भारत की कूटनीतिक नाकामी भी है। जब भारत और बांग्लादेश में इतने मजबूत रिश्ते थे, तो वहां पर जो सतह के नीचे आग उबल रही थी, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, हमारे विदेश मंत्रालय को इस बात का आभास क्यों नहीं था? सबसे बड़ी बात, वहां जो हिंदू बस रहे हैं उन पर अत्याचार हुआ, उसको लेकर भी भारत के अंदर राजनीति हुई। अब उसको लेकर भारत में अपने ही देश के नागरिकों पर प्रहार करना या अपने ही विपक्ष को गाली देना, यह कहां तक की समझदारी है? हमें सवाल लाल आंख दिखाकर वहां की सरकार से करना चाहिए था, मगर हमारा मीडिया और भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार से कम कर रहा था, उल्टा यहां जो विपक्ष है उस पर प्रहार कर रहा था। यह तक कहा जा रहा था, और मजाक नहीं कर रहा हूं, यह तक कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि राहुल गांधी बांग्लादेश के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, वो जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर, अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने तख्ता पलट कराया। राहुल गांधी बिहार का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और यहां पर अंतरराष्ट्रीय तौर पर उन्हें इतना ताकतवर बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ, उसके बारे में लगातार कहा जाता रहा कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इसके लिए राहुल गांधी पर भी दोष मढ़ता था, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया। मगर जब शेख हसीना से खुद एनडीटीवी ने सवाल पूछा कि क्या आप इसके पीछे अमेरिका का हाथ देखती हैं, तो उन्होंने इसे लगभग सिरे से खारिज कर दिया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, मुझे कोई ठोस सबूत नहीं दिखा कि पिछले साल की घटनाओं में किसी विदेशी ताकत का हाथ था। हां, मैं इतना जरूर जानती हूं कि अमेरिका के राजनीतिक हलकों में कई लोग यूनुस, यानी मोहम्मद यूनुस, जो कि उनके केयरटेकर राष्ट्रपति थे, कि आर्थिक उपलब्धियों की वजह से उनकी कद्र करते थे और गलती से उनकी राजनीतिक क्षमता समझ बैठे। यानी कि खुद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मानना था कि किसी भी विदेशी ताकत का इसमें हाथ नहीं था, ना राहुल गांधी, ना अमेरिका, ना किसी और। देखिए दोस्तों, जहां तक राहुल गांधी की बात है, जब ये बात की जाती है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया दोस्तों, राहुल गांधी बिहार में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उन्हें एक विलन के तौर पर पेश करना चाहता है, तो राहुल गांधी का वो हाथ यहां पर भी देखता है। सबसे बड़ी बात, मैं बार बार कहता रहता हूं, आंतरिक राजनीति और कूटनीति, इन दोनों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। एक का सीधा ताल्लुक वोटों की राजनीति से लेकर है और एक का सीधा ताल्लुक जो है वो देश हित से जुड़ा हुआ है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। मगर आप जानते हैं, पिछले 11 सालों में विदेश नीति और आंतरिक राजनीति में अंतर लगभग खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति की साख को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जब एक व्यक्ति को विश्व गुरु के तौर पर पेश किया जाएगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? यही वजह है कि बांग्लादेश में भी जब तख्ता पलट होता है तो उसके लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाता है। लिहाजा इस मुद्दे पर जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। हालात बेकाबू हैं
और इस पर भारत को निगाह रखनी पड़ेगी। भारत को यह भी सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश हर गुजरते दिन के साथ चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। यह मत भूलिए कि बांग्लादेश के अहम नेताओं ने कहा था कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी उत्तर पूर्व में जो तमाम राज्य हैं, उन्हें घेरने का सबसे माकूल तरीका है कि चीन जो है वो बांग्लादेश में बेसेस बनाए, अड्डे बनाए। इस तरह की बातें बांग्लादेश के नेताओं द्वारा की जा रही हैं। इसलिए भारत को भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त यह तिकड़ी भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। इसलिए भारत जो भी कदम उठाए, इन चीजों को ध्यान में रखकर ही अगला कदम उठाए। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम शेख हसीना का साथ कब तक दे सकते हैं। क्या हम अपने सामरिक हितों का नुकसान होता हुआ देख सकते हैं? यह भी सवाल किया जाएगा। हम अगर शेख हसीना के साथ हैं तो भारत को जो स्ट्रैटेजिकली या सामरिक तौर पर जो नुकसान हो रहा है, क्या उसे भारत बर्दाश्त कर सकता है? ये तमाम प्रश्न हैं और देखना यह है कि भारत इससे बाहर कैसे निकल सकता है। बहरहाल शेख हसीना भी इस वक्त जबरदस्त चिंता में होंगी। वो जानती हैं कि भारत को भी अपने दूरगामी सामरिक हितों के बारे में सोचना पड़ेगा। लिहाजा क्या यह संभव है कि वो किसी ऐसे देश में जाकर शरण ले लें जहां से उन्हें प्रत्यर्पित ना किया जा सके? क्योंकि अगर आज भारत कोई ऐसा कदम उठाता है जो बांग्लादेश को पसंद नहीं आएगा, तो यह ना भूलें, बांग्लादेश अब हर गुजरते दिन के साथ चीन के गोद में जाकर बैठ रहा है और भारत के लिए यह किसी भी कीमत पर सही चीज नहीं है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।